नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि किस खनिज की प्रचुर उपस्थिति के से काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल होती है जिसको आप रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और प्रीडोमिनेंट है ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के इधर रीजन्स में, ठीक है, जो डक्कन लावा प्लेट्यू है। तो यहाँ पे काली मिट्टी का रंग यहाँ हम देखेंगे अगर, तो मैग्नीशियम की वजह से ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम से ब्लैक है, और इस मिट्टी में आयरन और आपका एल्युमिनियम वगैरह की भी काफ़ी प्रचुरता होती है। कॉटन वगैरह के लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड सॉइल की बात हो रही है इस प्रश्न में। तो यहाँ पे आयरन यानी कि लोहे की उपस्थिति के कारण, है ना, यहाँ पे लाल रंग मिलेगा आपको लाल मृदा का। तो ऑप्शन हमारा ए जो है दिस इज करेक्ट। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो मॉडर्न टाइम्स में आप CACP देखते हैं, जिसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस बोलते हैं, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP रिकमेंड करती है ना। तो इस बॉडी को यहाँ पे इनिशियली रूप में ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के नाम से जानते थे, और इसका फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है 1965 में। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि दिस इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जिसमें कि ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है कार्बन कंपाउंड्स में और एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, तो इस ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट के रूप में जो निर्मित होता है दिस इज पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें कि संकर कपास के जनक कौन है। ठीक है, तो जो हाइब्रिड कॉटन है तो इसके फादर कह लीजिए ये हैं CT पटेल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डायमंड बैकमोथ किस फसल का कीट है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर से संबंधित कई बीमारियां और कीटों के बारे में आपसे पूछा जाता है लगातार। तो डायमंड बैकमोथ जो है ये इंसेक्ट हमारा पेस्ट है फूल गोभी का। ठीक है, कॉलीफ्लावर। तो ऑप्शन हम सी चूज कर लेंगे यहाँ पे। अगला देखें कि ICAR जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट का ईयर आपसे पूछ रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है उसके अंतर्गत में एक ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई ये 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, और तब चूँकि ये ब्रिटिशर्स का टाइम था तो उस टाइम पे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, तो बाद में ये इसका रीनेम किया गया, और दिस इज़ द एपेक्स बॉडी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल स्टडीज रिसर्च एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो इसको शुरू किया गया था वर्ष 1999 के अंदर। तो ऑप्शन हम ए चूज करेंगे। टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जैसे गोल रंग का टमाटर होता है ना, तो कभी कभी देखते हैं उसमें ऐसे दरारें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे बीच बीच में। ठीक, तो इस क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होता है तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है बोरॉन की। ठीक है, तो ऑप्शन हम डी चूज कर लेंगे। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये है आपका हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ पोटैटो मोज़ाइक। ठीक है, तो मोज़ाइक एक नाम से कह लीजिए बीमारी होती है आलू की फसल में, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ये है वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी चूज करेंगे, विषाणु। बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। इन विच ईयर द सीड्स एक्ट
वॉज पास्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सीड एक्ट जो इंडिया में ये पास हुआ वर्ष हमारा 1966 के अंदर। तो ऑप्शन हम बी चूज़ करेंगे। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा टाइम पीरियड था, है ना, तो वहाँ पे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वगैरह यूज़ किए गए, तो उसी टाइम पे ये एक्ट हमारा पास किया गया। तो ऑप्शन हम बी चूज़ करेंगे। अगला है कि कौन सी एक बीज पत्री फसल नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ अगर हम एक बीज तूर की दाल अगर हम देखें जो अरहर होती है, तो ये द्विबीजपत्री के अंदर आ जाएगा। चूँकि ये जो दाने होते हैं तो ये फली के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी फल होते हैं, फसल होती हैं बेसिकली, तो उनको आवृतबीजी या फिर ऐसे द्विबीजपत्री कह लीजिए, जिसमें आपका चना, मटर, है ना, सेम, ये सब चीज़ें, दाल, तो द्विबीजपत्री में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बीजपत्री का उदाहरण मक्का, गेहूँ, धान हो जाएगा, और अरहर हमारा द्विबीजपत्री में आ जाएगा। ठीक, थॉमसन सीडलेस किसकी एक किस्म है। ठीक है, तो ये है आपका अंगूर की किस्म है, ग्रेप्स की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए कि कीटनाशक अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट जो है, तो इसको पारित किया गया 1968 में। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट है। अगला है कि करनाल बंट किसकी बीमारी है। ठीक है, इनमें से किस फसल की? तो ये करनाल बंट जो होता है गेहूं में हो जाता है, वीट के अंदर। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं। ठीक है, डी हल्ड राइस जो है हमारा, तो बेसिकली दिस इज ब्राउन राइस। ठीक है, जैसे आजकल की जो लोग डाइट कॉन्शियस बड़े हो जाते हैं ना अपनी हेल्थ को लेके, तो ब्राउन राइस वगैरह खाते हैं, तो यही है वो। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है। ठीक है, रेशम उत्पादन, तो ये होता है आपका सेरीकल्चर। ठीक, जैसे मूंगा, एरी, तसर, ये सब है ना, रेशम के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट है। अगला देखें, गणेश जो है किस फसल की या फिर किस फल की एक किस्म है। ठीक है, तो गणेश है आपका अनार की किस्म है। और जो जैसे कि हल्का येलोइश रेड कलर के ऐसे कुछ अनार आप देखते होंगे ना मार्केट में, तो गणेश वैरायटी वैसे ही होती है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा जो यही आपके अनार की जो और फसलें हैं, मतलब वेराइटीज़ हैं, उसमें जैसे एक अरक्ता आ जाती है ना, मृदुला होती है, फिर मुस्काट, ज्योति, इसके अलावा रूबी, और एक होती है ढोलका, है ना। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं अनार की, इनको भी देख लीजिए। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो पहले यही जानिए कि ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से संबंधित है। तो ये संबंधित था व्हाइट रेवोल्यूशन से। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये ऑपरेशन फ्लड जो लॉन्च किया गया बेसिकली एज ए ऑपरेशन 13 जनवरी 1970 को। ठीक, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा उस टाइम पे, है ना, अंडर द इंडिया के जो उस टाइम पे एक बोर्ड बना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक, तो इसी के डेवलपमेंट के लिए मिस्टर वर्गीस कुरियन का नाम बहुत है ना प्रचलित है, जो जो फाउंडर मेंबर रहे अमूल का। ठीक है, जो आज के डेट में आप देखते हैं ना, आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड। तो ये सब सारे फैक्ट्स जो हैं लगभग ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन कह लीजिए उससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ हमारा 1970 में। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे होता है आपका 16 अक्टूबर को। ऑप्शन डी करेक्ट है। शक्ति किसकी एक प्रजाति है। ठीक है, तो शक्ति किस्म जो है ये है मक्के की, है ना, मेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो 2011 के सेंसस से ही अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें था देहरादून आपका। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला। डिगबोई रिफाइनरी जो कि असम के अंदर है, तो इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, IOCL, ये करता है। ठीक, तो अब यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि इसकी यह स्थापना जो है कब हुई। तो ये हुई थी वर्ष 1901 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि ट्रॉम्बे रिफाइनरी जो कि महाराष्ट्र में है, इसका संचालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है ना, तो ये जो BPCL है, ठीक है, इसके द्वारा होता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1954 के अंदर। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखिए कि नूनमती रिफाइनरी का संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करती है। ठीक है, IOCL यहाँ पे कर रही है नूनमती रिफाइनरी का। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो नूनमती रिफाइनरी बेसिकली है असम में। और असम में कहाँ? तो ये गुवाहाटी रिफाइनरी के नाम से भी फेमस है। ठीक, तो और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कह लीजिए 1 जनवरी 1962। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
बरौनी रिफाइनरी का संचालन IOCL करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ध्यान से देखिएगा, जितनी भी रिफाइनरीज हैं उसका ऑपरेशन किसके द्वारा किया जा रहा है और कहाँ पर उनकी अवस्थिति है वर्तमान में। तो बरौनी जो है किस राज्य में है, तो ये है बिहार के अंदर, ऑप्शन सी। कोयली रिफाइनरी का संचालन IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करती है और यह किस राज्य में है, तो ये है गुजरात के अंदर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बीना रिफाइनरी जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बीना वैसे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है पचपद्र रिफाइनरी का संचालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन करता है, BPCL, ठीक है, सॉरी HPCL, ठीक है। और यह किस राज्य में है, तो ये पचप्रद है आपका राजस्थान के अंदर, ऑप्शन बी। पानागुंडी रिफाइनरी का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है, ठीक है। तो यह किस राज्य में है, तो पानागुंडी है आपका तमिलनाडु के अंदर, है ना। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा यहाँ पे। हल्दिया रिफाइनरी जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है, ठीक है। तो हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ आपका 1975 जनवरी में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। मथुरा रिफाइनरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था कमीशन आपका 1982 में, ठीक है। इंडियन ऑयल की ये 6th रिफाइनरी थी, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है करेक्ट है। पूरे देश में सर्वाधिक तेल शोधन क्षमता किस रिफाइनरी की है, ठीक है। तो अगर हम रिफाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे हाईएस्ट, तो ये है आपका जामनगर रिफाइनरी की, ठीक है, जो कमीशन हुई थी 1999 में, ठीक। तो गुजरात के अंदर ये स्थित है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मंगलौर रिफाइनरी का संचालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन करता है, ठीक है, HPCL। तो यह किस राज्य में है, तो मंगलौर आप जानते हैं ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है और यह किस राज्य में है, तो नुमालीगढ़ जो है ये स्थित है आपका असम के अंदर, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो इसका स्थापना अमेरिका के सहयोग से कब किया हुआ, मतलब कब किया गया, तो तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया विद द हेल्प ऑफ अमेरिका इन ईयर 1969। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो इसकी स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया 1984 में। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा प्लांट राजस्थान में स्थित है, तो इसका स्थापना वर्ष आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ 1963 में, ठीक है। और ये कमीशन हुआ, कुल मिला के जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जैसे मानते हैं, ये था आपका 1970, यहाँ पे 2 दिया है ना, हाँ, तो यही 1972 है, ठीक है। अगला देखिए कि माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन जो भी प्रपोज्ड है राजस्थान में है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है, ठीक है। जो हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है ना, जो भी हमारे गुड्स होते हैं, तो इन सब का जो रेगुलेशन होता है ये होता है आपका वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। 2004 में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था, ठीक है। तो जब ये एक्ट अभी जो 1999 वाला बना, तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जो किसी प्रोडक्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया, ये मिला दार्जिलिंग टी को, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2004 के अंदर। अगला देखें कि भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को GI टैग का एज ए टैग दिया गया, ठीक है, तो वो वैलिड होता है फर्स्ट इंस्टेंट में 10 ईयर के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और GI टैग वगैरह मिल जाने से प्रोडक्ट्स की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है बढ़ जाती है ना, एक्सपोर्ट वगैरह होने लगती हैं चीज़ें, तो कमर्शियल वैल्यू उसकी बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। अगला है कि गुच्छी मशरूम जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का GI टैग है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये मशरूम होता है, नॉर्मल मशरूम है ना, तो उसी की कैटेगरी की है कि ये येलो कलर के एक काफ़ी न्यूट्रिशियस कह लीजिए हमारे
मशरूम की प्रजाति है और ये है जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगला है कि ब्लैक राइस किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो जो ब्लैक राइस होता है इसका कल्टीवेशन वगैरह मणिपुर में काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, तो यहाँ का ये रजिस्टर्ड जीआई टैग है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जीरा फूल राइस जो है कहाँ का जीआई टैग है। ठीक, तो एक चावल की मतलब कह लीजिए टाइप ऑफ राइस है जीरा फूल जिसका नाम है, ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड जीआई टैग है। ठीक है, और मतलब कि ये इसमें कोई शुगर नहीं होता और वेरी कह लीजिए काइंड ऑफ गुड है जो हाई बीपी वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और इसमें लगभग नो कोलेस्ट्रॉल, ठीक, हार्ट के लिए आपके काफ़ी अच्छा होता है और जो एक बैलेंस डाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला राइस, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट है। अगला देखें कि सोहराई खोआर पेंटिंग और कोहबर कला किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया अभी 2020 में। ठीक है, और दोनों संबंधित हैं आपका झारखंड राज्य से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो ये पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स जो काफ़ी प्रचलित होती हैं ये गुजरात के अंदर है ना, यहाँ पे इसको जीआई टैग रजिस्टर्ड किया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे हम। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं आज हमने, और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।